मैं अपने कृष्णानगर के SHO रजनीश जी का धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें हमारे SHO रजनीश। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, दिल्ली की पुलिस ने ये सिद्ध किया कोरोना काल में कि ये दिल की पुलिस है। चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हमारी गाड़ियां की, अस्पतालों की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करना हो, या वहां से ऑक्सीजन दिलाना हो, या SOS आपकी खाना पहुंचाना हो, कहीं सिलेंडर घर पर पहुंचाना हो, ये सारा दिल्ली पुलिस ने किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी कड़ी में, उसी दिल्ली पुलिस की कड़ी में ये युवा प्रोग्राम दिल्ली पुलिस का सोच है, जिसका सिलेबस सेवा भारती ने बनाया और जिसको एग्जीक्यूशन हम सब मिलकर कर रहे हैं। आप सब बच्चों को उस डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को, सेवा भारती। हमने आपको ये भी सिखाया कि कोई कोरोना के लक्षण क्या है, बताया। सीधा सीधा एक सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ पिछले 10 दिन का, अगले 5 मिनट में। कोरोना के लक्षण में लक्षण है कि खांसी बुखार होगा, लेकिन हमें ये बचाना है कि वो निमोनिया ना हो जाए। उस निमोनिया ना हो जाए, उसके लिए उनको इम्यूनिटी करना, बेहतर करना है उन मरीजों की, जल्दी डायग्नोसिस करना है। ये क्या होता है, शुरू में अगर मान लीजिए खांसी बुखार है, फर्स्ट डे में हो सकता है आपका कोरोना का RT-PCR टेस्ट निगेटिव आए, लेकिन अगर सिम्टम्स है तो 3 दिन बाद जरूर फिर दोबारा करना होगा टेस्ट। और अगर किसी को आज की डेट में फीवर है, खांसी है, गला खराब है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, तो ये हम मान के चलते हैं कि कोविड है 99%। ये हो सकता है और कुछ फ्लू भी हो, लेकिन हमको उसको टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही तीसरे दिन फिर कराने के बाद अगर उसमें फीवर और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, 4-5 आपको रेड फ्लैग साइन बताए गए होंगे। क्या बताए हैं? SpO2 बताया है, नॉर्मल कितना है? 94 के ऊपर है, सुबह शाम है, किस तरह करना है उसका डेमो आपको किया गया होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन के बाद टेम्परेचर आपका 100 के ऊपर लगातार है, तो उसको मॉनिटर करना है। पल्स रेट आपको सिखाया गया होगा, पल्स कैसी है, 100 के ऊपर है 3 दिन, तो आपको मॉनिटर। ये रेड फ्लैग साइन हम नहीं कहते हैं। सांस की गति नॉर्मल कितनी होती है? 16 एवरेज मानिए, 16। देखिए 1/4 तो पल्स रेट होती है, 72% तो 16, 17, 18 मानिए, 1/4 करीब होती है। एक सांस 4 पल्स, ऐसे मानिए, उसको ज्यादा आसानी से याद रहेगा। तो अगर मान लीजिए 100 किसी की पल्स रेट है, तो हम ये मान के चलते 24-25 उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा। तो 24 के ज्यादा है, वो रेड फ्लैग साइन है, लगातार उल्टी हो रही है, कमजोरी हो रही है, जिसको मरीज को चक्कर आ रहे हैं, ऐसे मरीज को क्या जरूरत है, घर में मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी उसको हॉस्पिटलाइज करना है या डॉक्टर का परामर्श लेना है, और पैनिक नहीं करना, क्योंकि बड़े सारे चीज पैनिक हो जाती है। उसके बाद आपको घर में ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बताया हुआ, सिलेंडर से कर सकते हैं, कंसंट्रेटर से कर सकते हैं। और कंसंट्रेटर की भी एक लिमिटेशन है, उसकी एक ये भी है कि पानी रोजाना बदलना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन का कर जाएगा। और लिमिटेशन क्या है उसकी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, वो एक लिमिट तक ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है। ऐसा है ना, कितनी दे सकता है? 1 से 5 लीटर प्रति मिनट, या एक दूसरे आते हैं 1 से 10 लीटर, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो नॉर्मली घर में है वो 1 से 5 लीटर है। 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है पर मिनट। जरूरत का मतलब है कि इतना ऑक्सीजन जाने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर नहीं जा रही है, 94, 93 या 92, 91 रह रही है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको फिर आपको परामर्श डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन करना। आप डॉक्टर नहीं है, आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, आप डॉक्टर के, नर्सेस के, पैरामेडिकल वर्कर्स के असिस्टेंट हैं। जहाँ भी दिक्कत है तुरंत आपको अपने आप इलाज चालू नहीं करना है, आपको उनसे परामर्श लेकर या उनको दिखाकर उनके अकॉर्डिंगली दवाई देनी है, ऑक्सीजन देनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, न्यूट्रिशन का देना है। नेक्स्ट पार्ट आता है क्या? न्यूट्रिशन। ये आपको बताया गया होगा, आधा चीज है न्यूट्रिशन, वो आपको बताया गया होगा। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि किस तरह से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये करना होता है। न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा एक शेड्यूल है। सुबह 6:30 बजे उठेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद 8 बजे का आहार है, या उसके बाद ये
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत फैट वाला भोजन नहीं करना है। बिग नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये सारा चीज इम्यूनिटी कम करती है। मैं कहता हूँ बीमारी छोड़िए, उसके अलावा इसके अलावा एक और भी बात है कि अब इस दौरान भी कोरोना में हमने देखा कि वेजिटेरियन खाना सबसे अच्छा। जितना भी आप वेजिटेरियन खाएंगे उतने ही इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, आपका शरीर उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। उसको कहते हैं बहुत गरिष्ठ चीज। इस प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में भी हमको बताया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि योगा, मेडिटेशन और रेस्पिरेटरी थेरेपी। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट भी बताया होगा कि आप 6 मिनट चलेंगे अगर और 94 आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये जानना आवश्यक है कि 95 to 97% घर में ही इलाज हो सकता है, बशर्ते उसको सही सलाह सही वक्त। असली है अगर की पॉइंट देखें, सही सलाह सही वक्त, राइट टाइम। मान लीजिए पहले दिन बुखार आया, राइट टाइम का मतलब बताता हूँ। आपने उसको 5-6 दिन अपने आप दवाई देते रहे और ठीक भी नहीं हो रही है। जब आपको ध्यान आया, जब आपको बेहोशी आने लगी तो 85% ऑक्सीजन रह गया तो मुश्किल बात है। पर इसका मतलब निमोनिया हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशन मल्टी सिस्टम में चली जाएगी। एक और बेसिक याद रखें, 94 नॉर्मल है तो 85 to 94 एक कट ऑफ लाइन है। 85 के नीचे मल्टी सिस्टम फेलियर शुरू हो जाता है। मल्टी सिस्टम फेलियर का मतलब समझते हैं? नहीं, फिर ऑर्गन्स का डैमेज शुरू हो जाता है। ऐसे समझिए, पता चला कि आपका सबसे पहले ऑक्सीजन कम होगी तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन सबसे सेंसिटिव ऑर्गन, तो हाइपोक्सिया होगा तो आपको बेहोशी आ जाएगी। दूसरा होगा सांस फूलने लगेगी। तीसरा होगा किडनी, अगर मान लीजिए डायबिटीज हाइपरटेंशन है आपको तो और मुश्किल है। बच्चों में भी है, आगे आने वाले भी उसमें आपको बच्चों में भी ये समस्या आ सकती है कि सांस फूल रहा है, डायबिटीज हाइपरटेंशन है या कार्डियक डिजीज है तो आपके किडनी डैमेज या लंग डैमेज या हार्ट डैमेज और ज्यादा होगा। तो मल्टी सिस्टम फेलियर होने का मतलब है और मुश्किल है। अगर एक ऑर्गन डैमेज है तो रिस्क फैक्टर अगर 10% है, 2 ऑर्गन में वो हो जाता है 4 गुना, 40%। रिस्क फैक्टर 40% मतलब 40% मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसलिए ध्यान रखना है कि हम एक ऑर्गन 2 ऑर्गन बचा के रखें अपने सारे, और प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंटिव स्टेप, यूरिन मास्क और वैक्सीनेशन। आप लोग हमारे एम्बेसडर में जाकर बोले कि वैक्सीनेशन लगाना है। कोई भी अगर आपको आपके आसपास पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक भी आदमी अगर पॉजिटिव है तो इसका कोरोना खत्म है, ये आपको जानना। अब हमको थर्ड वेव से बचना है। ये आपकी तैयारी क्यों हो रही है कि हमको जरूरत पड़ने पर सेकंड वेव में हमने देखा है वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी पड़ी, बेड्स की समस्या है, ऑक्सीजन बेड्स की समस्या पेशेंट संभाल। लेकिन हम लोग ऑक्सीजन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से मिलती, ऑक्सीजन का वेस्टेज बहुत हो रहा है। होल्डिंग ना हो ये हम देखें, पैनिक ना हो ये हम देखें, और साथ में हम ये देखें कि किस तरह से ऑक्सीजन को हम लोग उनको मदद टाइम में देकर उनको बचा सकते हैं। और तीसरा चीज है कि हम लोग उन्हें बार बार अपने आसपास भी देखें, तो उनको बोले भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, मेट्रो और इसमें किसी में भी जा रहे हैं तो दूरी रखें, मास्क लगाइए। बहुत बेसिक सी चीज है, वही सोशल वैक्सीनेशन इसको कहते हैं। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सोशल वैक्सीनेशन। इससे भी एंटीबॉडी बनती है। और दूसरा पार्ट है वैक्सीनेशन, तभी हम थर्ड लेयर से तीसरी लेयर से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वॉलंटियर्स कौन हो सकते हैं? आप सब लोग हो सकते हैं। अब आप कहोगे हमको ये सिखाया गया है, इसका हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे? एक तो आप अपने घर, अपने समाज, अपने आसपास में जब आप किसी के भी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो आपसे पूछता है कि आप कैसे इसको ऑक्सीजन लगाते हैं, मुझे लगता है ये आपके लिए घर का विषय होना चाहिए। आपसे पूछता है कि क्या क्या मॉनिटर करना है, क्या दवाई लेना है, वो डॉक्टर से परामर्श के साथ आप बताते हैं, तो ये आपके लिए घर का विषय होना चाहिए कि आप हेल्थ केयर में पदार्पण कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ो। उसके लिए हम लोग जॉब फेयर लगाने की बात करें। लेकिन इसके बाद आपके जितना भी किसी का कोई इंटरेस्ट आगे का हो, अब हमारा जो स्टेप है स्किल इंडिया के साथ
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की डिपार्टमेंट एक बनाया उन्होंने स्किल इंडिया के साथ हम लोग 3 महीने और 6 महीने का नेक्स्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमें स्टेप अहेड फाउंडेशन ने पिछले कुछ वर्षों में 15,000 लोगों की इसकी नौकरियां लगाई। पैरामेडिकल कोर्सेज में जो हम तुरंत शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं, एक है फ्लेबोरेटरी, जैसे कि ड्रिप किस तरह लगाना है। दूसरा हम शुरू करने वाले हैं ईसीजी टेक्नीशियन। तीसरा हम एक बेसिक शुरू करने वाले हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन। ऐसे 4-5 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 तुरंत स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम है, वो हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है वो इसमें निश्चित रूप से अपने रिमार्क्स में लिख दे, अपने रिमार्क्स में उसको लिखवा ले, सो दैट जब हम ये कोर्स शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा कि आप लोगों को पहला इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आपसे 10 दिन के बाद आप सीख के कुछ एक बेसिक सीखे, उसके बाद हम आपको पढ़ाना चाहिए। हमारा कमिटमेंट आपके लिए है कि हम आपको, अगर इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो जहाँ तक इंटरेस्ट है, चाहे वो पैरामेडिक से हो, नर्स से हो, वो भी हमारा टाइप है, या मेडिकल प्रोफेशन में हो। आज डॉक्टरी में 82,000 सीटें हैं देश में। अभी इस साल मोदी जी की स्कीम के तहत 1 लाख सीटें होने जा रही है। तो नई नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अनाउंस किया है, तो इसलिए स्काई इज द लिमिट आपके लिए। लेकिन अब आइए आपके ऊपर निर्भर कि आप क्या चाहते हो, अपने क्या करना चाहते हो, या आपको सिर्फ एक ध्यान देता हूँ लास्ट में, अगर आपका फोकस ठीक है तो आप किसी भी पत्थर में भी गोल बना सकते हैं। फोकस है ना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। मेरे को बनना है पैरामेडिक, मेरे को बनना है एक्स, मेरे को बनना है वाई, तो मुझे नहीं लगता कि वो मिशन में आप अनसक्सेसफुल होंगे। निश्चित रूप से उस मिशन में सक्सेसफुल होंगे कि वो आप तो सारे यंग लोग हो कि फिर सारी कायनात आपको उसमें सक्सेसफुल बनाने की लग जाएगी। अगर आपका दिल से आपने सोच लिया मुझे बनना है तो वो आप बन जाएंगे। मेरा एक बार फिर से आपको एक बेस्ट विशेष देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मैं इसके बाद रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऐसे जो रजनीश जी से कुछ कहें और फिर वही को अनाउंस करें कि जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आज के हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हम सब है आपके आने वाले जो भी आपका कैरियर है उसमें जो मदद चाहिए उसके लिए हम सब तैयार हैं। कभी भी मदद की जरूरत हो इधर वाले किसी भी लोग से आप मिल सकते हैं, हम लोग उसको निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे वहाँ के ट्रस्ट और आपके साथ के सहयोग से आप लोगों को जो मेडिकल के फील्ड में, पैरामेडिकल के फील्ड में जो योग्यता दी जा रही है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आपका अपना व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि महामारी के दौरान में आप समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं। पर यह है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर अपनी एक आजीविका के लिए एक साधन भी ढूंढ सकते हैं। तो एक साथ 2 बात कर रहे हैं कि हम अपने साथ में ये अपने आने वाले थर्ड वेव के लिए संभावित है, शायद हो या ना हो, लेकिन उसके लिए हम तैयार रहेंगे और आपका सहयोग वहाँ पे अपरिहार्य है। धन्यवाद डॉक्टर गोयल, जगह देने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, दिशा देने के लिए कि बच्चे हेल्थ केयर में भी कुछ कर सकते हैं।